आज व्यू 360 में रूस यूक्रेन जंग, पनाहगुज़ीन ख़वातीन और बच्चों को इंसानी स्मगलरों से खतरा। हमने कुछ मर्दों को औरतों और नौउम्र लड़कियों की तस्वीरें लेते देखा है। हम फौरन ही समझ गए थे कि इसके पीछे इंसानों को स्मगल करने वालों का हाथ है। सिंपली अमेरिका में आज जानेंगे अमेरिका के खतरनाक तरीन शहरों के बारे में। और पहला रोज़ा रखने पर वालिदा ने बादामों में तोला। रमज़ान के बारे में बिल्किस ईदी की बचपन की यादें। हमारी माँ ने हमको रोज़ा रखवाया और बादामों में तोला था। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। रूस की वजारत खारजा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान की जानिब से रूस का दौरा मनसूख न करने पर अमेरिका ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को सज़ा देने का फैसला किया। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा ने एक बयान में कहा है कि इमरान खान की जानिब से 23 और 24 फरवरी को मॉस्को के दौरे के ऐलान के फौरी बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर शदीद दबाव डालना शुरू किया और उनसे दौरा मॉस्को मनसूख करने का मुतालबा किया। अमरीकी दफ्तर खारजा की जानिब से पाकिस्तानी अखबार डॉन को जवाब देते हुए कहा गया कि अमेरिका किसी एक पार्टी को दूसरी सियासी पार्टी के मुकाबले में सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी बहरान और इससे मुताल्लिक इमरान खान की जानिब से अमेरिका पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर अमरीकी तर्जुमान एक से ज़्यादा मरतबा तरदीद कर चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की डीवा सर्विस के इफ्तिखार हुसैन ने ट्रंप इंतजामिया के दौर की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की रुकन और जनूबी एशियाई उमूर की माहिर लीजा कर्टिस से पाकिस्तान के मौजूदा सियासी बहरान और इमरान खान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात पर बात की। लीजा कर्टिस का कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, चाहे हुक्मरान जमात कोई भी हो। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल में दिलचस्पी लेने की अमेरिका के पास कोई वजह नहीं है। The Pakistan military has a lot of power within the Pakistani system. पाकिस्तान की निज़ामी हुकूमत में पाकिस्तानी फ़ौज के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, लिहाजा पाकिस्तान के सिविलियन सियासी सेटअप में किसी भी किस्म की तब्दीली का उन मामलात पर बहुत ही मामूली असर पड़ता है जो अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, जैसे कि भारत और चीन के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियारों का प्रोग्राम वगैरह। यानी वो मामलात जो अमेरिका के लिए सबसे अहम हैं वो फ़ौज के दायराकार में आते हैं। लिहाजा अमेरिका के पास पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल में दिलचस्पी लेने का कोई जवाब नहीं है। ये वो चीज़ है जिसका फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है और जिसे खुद पाकिस्तानी अवाम को हल करना है। Well, I'm glad you mentioned Pakistan military and its relationship. आपने पाकिस्तानी फौज के अमेरिका के साथ ताल्लुकात का जिक्र किया। पाकिस्तानी फौज के सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ रोज पहले एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। इसी दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि उन्हें रूस के साथ ताल्लुकात की वजह से अमेरिका की जानिब से सज़ा दी जा रही है। आप पाकिस्तानी फ़ौज के पैगाम को कैसे देखती हैं? वो क्या पैगाम देने की कोशिश कर रही है? Well, I think that the Pakistan military is मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज शायद ये इशारा देने की कोशिश कर रही है कि वो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहां है और वो इमरान खान की अमेरिका के बारे में ऐसे दावों को कि अमेरिका उन्हें हटाने के लिए कुछ चाल चल रहा है, इन ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फ़ौज अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात को एक तरह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाने की कोशिश कर रही है। आप इमरान खान की जानिब से अमेरिका के हवाले से सामने आने वाले हालिया बयानात के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को कैसे देखती हैं? Well, I think that the US is rightly मैं समझती हूँ कि अमेरिका ने बजा तौर पर अपने आप को इस सूरत हाल से बाहर रखा है और इसे अपने तौर पर किसी नहज पर पहुँचने दे रहा है। इससे कतई नज़र के पाकिस्तान में किसकी हुकूमत है, अमेरिका इसके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है इसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है और जैसा कि मैंने कहा, मैं समझती हूँ कि इमरान खान अमेरिका को इसलिए इसमें घसीटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका की इस सूरत हाल में मुदाखलत के नजरिया साजिश से अपने हामियों को अमेरिका के खिलाफ भड़का सकें कि देखें कैसे अमेरिका उनकी हुकूमत को तब्दील करने में दिलचस्पी रखता है या उन्हें इक़्तिदार से हटाना चाहता है। ये बात सच नहीं है। regime change or seeing him leave office. It's just simply not true.
اور اب بات کچھ روس یوکرین تنازع کی۔ مغربی حکومتوں نے آج روس کے خلاف پابندیاں سخت کرنے اور یوکرین کو مزید ہتھیار بھیجنے کی تیاری شروع کی ہے۔ کل اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے اپنے خطاب میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ دنیا ماسکو کے یوکرین پر حملے کو روکنے میں ناکام رہی ہے، جس کے جواب میں مغرب کی طرف سے یہ نئے اقدامات سامنے آئے ہیں۔ صدر زیلنسکی نے دارالحکومت کے مضافات میں واقع بوچا شہر میں ہونے والی ہلاکتوں پر منگل کو سلامتی کونسل سے خطاب کے دوران اقوام متحدہ سے کارروائی کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرین میں ہونے والے مبینہ جنگی جرائم پر روس کا احتساب کیا جائے۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق کیف کے مضافاتی علاقے سے روسی افواج کے انخلاء کے بعد متعدد شہریوں کی لاشیں سڑکوں پر بکھری ملیں۔ صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ اب دنیا دیکھ سکتی ہے کہ روسی فوج نے بوچا میں کیا کیا، لیکن دنیا کو یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ انہوں نے یوکرین کے دوسرے شہروں اور علاقوں میں کیا کیا ہے۔ یوکرین کے مطابق بوچا میں روسی افواج نے کم از کم 300 افراد کو ہلاک کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اپیل کی کہ لڑائی کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ انہوں نے پیر کے روز غیر جانبدار تفتیش کا مطالبہ کیا تھا تاکہ بوچا میں شہریوں کی ہلاکت کے معاملے کی چھان بین کی جا سکے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 24 فروری کو یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سے 40 لاکھ لوگ یوکرین سے جان بچا کر بھاگ چکے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ یہ وہ آبادی ہے جو کمزور ہے اور اپنے مشکل حالات کی وجہ سے انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھ سکتی ہے۔ یہ یوکرین پولینڈ کی سرحدی چوکی شہینی مدیکا ہے۔ اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق یوکرینی پناہ گزینوں کا ایک بڑا حصہ، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے، روس کے یوکرین پر حملے کے بعد اپنے ملک سے فرار ہو کر پولینڈ چلے گئے تھے۔ بیشتر کو سرحد پار کرنے کے لیے کئی روز تک انتظار کرنا پڑا۔ یہ یقیناً بہت مشکل ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اور کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں ان بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ روس کی جارحیت کے آغاز سے ہی انسانی حقوق کے کارکن پناہ گزینوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ انہیں انسانی اسمگلر اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ خطرات یقینی طور پر بڑھ گئے ہیں، زیادہ تر اس وجہ سے کہ جو خواتین بچوں کے ساتھ سرحد پار کرتی ہیں وہ خود کو انتہائی کمزور حالات میں پاتی ہیں، معاشی اور نفسیاتی دونوں طرح سے۔ وہ ایک جنگ سے بھاگ رہی ہیں۔ جب لوگ ایسی حالت میں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی چال بازی کرنا آسان ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کی کارکن یولیا انوسوا کہتی ہیں کہ انسانی اسمگلنگ میں عام طور پر جنسی استحصال اور تشدد دونوں شامل ہوتے ہیں۔ پولش پولیس پہلے ہی پناہ گزینوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 2 مقدمات درج کر چکی ہے۔ رضاکار ایسی خواتین کو باخبر رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں جنہیں یہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہم نے کچھ مردوں کو عورتوں اور نوعمر لڑکیوں کی تصویریں لیتے دیکھا ہے۔ ہم فوراً ہی سمجھ گئے تھے کہ اس کے پیچھے انسانوں کو اسمگل کرنے والوں کا ہاتھ ہے۔ کیف سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون لویو میں نوکری کی تلاش میں تھی۔ اس نے ایک ملازمت کا اشتہار دیکھا جس سے اس کا رابطہ ایک ایسے شخص سے ہوا جس نے اسے 15 سالہ لڑکے کے لیے آیا کی نوکری کی پیشکش کی۔ ملازمت کا ایک حصہ جنسی خدمات فراہم کرنا بھی تھا۔ پناہ گزینوں کو کام پر استحصال کا خطرہ بھی لاحق ہے۔ بہت آسان اسکیم ہے۔ پہلے تو مفت رہائش پیش کی جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مفت نہیں بلکہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ایسے اقدامات غیر قانونی ہیں۔ If there is an expectation for work, then the work should be paid. اگر ملازمت کی امید ہے تو کام کا معاوضہ بھی ملنا چاہیے۔ یہ بہت اہم ہے۔ مزید یہ کہ اگر آپ کو اس جگہ کام کرنا ہے جہاں آپ رہتے بھی ہوں، جیسے ہوٹل میں، کسی فارم پر یا کہیں بھی، تو یہ چوکنا کرنے والی علامت ہے۔ آپ کو اس بات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ کمزور پوزیشن ہے۔ To be aware. بے گھر ہونے والے یوکرینیوں میں سے نصف بچے ہیں۔ کچھ بغیر قانونی کاغذات کے سرحد پار کرتے ہیں، کچھ والدین کے بغیر اکیلے ہی سرحد پار کرتے ہیں۔ ایسے بچوں کو کسی مشتبہ شخص سے ملنے یا اس سے بھی بدتر صورتحال کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ گمشدگی تحفظ کے نظام میں موجود خامیوں کا نتیجہ ہے، اور تحفظ کے نظام میں خامیاں ہی وہ وجہ ہیں جو انسانی اسمگلروں کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ مسنگ چلڈرن یورپ نامی تنظیم نے پناہ گزینوں کو ایک ہاٹ لائن فراہم کی ہے جس پر کسی بھی بچے کی گمشدگی کی فوری اطلاع دی جا سکتی ہے۔ وہ بالغ افراد کی بھی ان عناصر سے چوکس رہنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر سڑکوں پر کوئی بچہ کھویا ہوا یا تنہا نظر آئے تو مقامی حکام کو فوری طور پر خبردار کیا جائے۔
वो ख़वातीन को भी इंसानी स्मगलरों से बचने के लिए मशवरा देते हैं। हमेशा शनाख्ती कार्ड देखें कि आया उनके पास उनके इदारे की कार्ड मौजूद है या नहीं, और ये कि आया उनकी तंजीम का कोई खैमा लगा हुआ है या नहीं। ये बहुत अहम है। अगर सरहद पर उनकी तंजीम का खैमा लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एक महफूज इदारा है। माहिरीन पनाह गुज़ीनों को ये मशवरा भी देते हैं कि वो फ़ोन पर अपनी अहम दस्तावेज़ात की तस्वीर रखें, किसी ग्रुप के साथ रहें और जिस मुल्क में दाखिल हों उस मुल्क की पुलिस का फ़ोन नंबर अपने पास रखें। रज़ाकारों और इमदादी तंजीमों से राब्ते की मालूमात का होना और रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों से राब्ते में रहना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हर पनाह गुज़ीन के ठिकाने का पता हो। लेसिया बकलेट्स के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। आज सिंपली अमेरिका में फ़ायज़ा बुखारी से जानते हैं कि अमेरिका के वो शहर जहां बहुत गैर महफूज और ख़तरनाक तरीन इलाके समझे जाते हैं। फ़ायज़ा ने यह भी जानने की कोशिश की कि इन शहरों में जुराइम की इस बुलंद शरह की वजूहात क्या हैं। वेलकम टू सिंपली अमेरिका। हम दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हों, ऐसे ही शहरों में रिहाइश की ख्वाहिश करते हैं जो हमारे लिए और हमारे ख़ानदानों के लिए बहुत महफूज हों। ऐसे पुरसकून मोहल्ले जहां जराइम की शरह ना होने के बराबर हो। लेकिन बदकिस्मती से हर एक के लिए महफूज तरीन शहरों में रहना मुमकिन नहीं होता। आज की एपिसोड में मैं आपको अमरीका के चंद ख़तरनाक तरीन शहरों के बारे में बताऊँगी। नेबरहुड स्काउट नामी वेबसाइट 100 ख़तरनाक तरीन शहरों की इस फहरिस्त को FBI को रिपोर्ट किए गए ऐसे पुरतशद्दुद जराइम के आदाद व शुमार से मुरतब करता है जिनमें कत्ल, रेप, मुसल्लह डकैती और जिस्मानी हमले जैसे जराइम शामिल हैं। रियासत लुइसियाना का शहर मोनरो अमेरिका का सबसे ख़तरनाक शहर करार पाया। यहाँ हर 1000 की आबादी में 29 पुरतशद्दुद जराइम होते हैं। 2021 में यहाँ 4000 से ज़ायद जराइम रिपोर्ट हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा चोरी के वाक़यात थे। अमेरिका में 2020 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की आबादी तकरीबन 48,000 है, जिसमें 63% स्याह फाम और 30% सफ़ेद फाम हैं। दूसरे नंबर पर रियासत टेनेसी का शहर मेम्फिस है। यहाँ हर 1000 की आबादी में 24 बड़े जराइम होते हैं। 6.5 लाख की आबादी वाले इस शहर में सालाना 52,000 जराइम के वाक़यात में चोरी के 26,000 केसेस थे। मुझे मेम्फिस जाकर कुछ रिपोर्ट शूट करने का तजुर्बा हुआ। यहाँ एक मशहूर गली बील स्ट्रीट है जिसे जैज़ एंड ब्लूज़ म्यूज़िक की जाए पैदाइश भी कहा जाता है। हम आधी रात के करीब वहाँ शूटिंग के लिए गए तो कुछ खौफ सा महसूस हुआ, लेकिन वहाँ खड़ी पुलिस मोबाइल ने जब यकीन दहानी कराई कि हालात उनके कंट्रोल में है तो हमारी तसल्ली हो गई। सोशल कंट्रोल असल में 3 तरह के होते हैं: खानदान, दोस्त अहबाब और मोहल्ले के ग्रुप्स वगैरह का निजी नौयत का कंट्रोल। फिर मकामी कंट्रोल्स हैं जैसे कारोबारी इदारे, मजहबी इदारे, स्कूल और कम्युनिटी वगैरह। और हुकूमत का कंट्रोल जो बुनियादी तौर पर पुलिस और सरकारी एजेंसियां हैं। हम देखते हैं कि ज्यादा जराइम वाले मोहल्लों में इन मुआशरती कंट्रोल्स का खौफ खत्म होने लगता है और कम मौसर हो जाता है। किसी कम्युनिटी में सयाह फाम अक़लियत की तादाद और जराइम की शरह में बदकिस्मती से एक ताल्लुक मौजूद है, लेकिन इसका एक बहुत अहम ताल्लुक माजी में सयाह फामों से रवा रखे गए इम्तियाजी सलूक, स्कूलों में फंड्स की कमी, तालीमी और पेशेवराना शोबों में मौक़े की कमी वगैरह से है। लेकिन अगर आप इन तमाम अवामिल पर काबू हासिल कर सकें तो फिर हम देखते हैं कि सयाह फामों और जराइम की शरह के बीच ताल्लुक कमजोर पड़ जाता है। इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर रियासत मिशिगन का सबसे बड़ा शहर डिट्रॉइट है, जहां हर 1000 की आबादी को 23 बड़े जराइम का सामना करना पड़ सकता है। 23 लाख से जायद आबादी वाले इस गुंजान आबाद शहर में औसतन हर साल 1,29,000 पुरतशद्दुद जराइम रिपोर्ट होते हैं। 100 खतरनाक तरीन अमरीकी शहरों में वाशिंगटन DC का 62वां नंबर है। यहाँ हर 1000 की आबादी में पुरतशद्दुद जराइम के तकरीबन 10 वाक़यात रूनुमा होते हैं, जबकि सालाना औसतन तकरीबन 32,000 जराइम के केसेस सामने आते हैं। लेकिन हर बड़े शहर की तरह यहाँ के चंद मखसूस इलाकों में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ दिन दहाड़े कत्ल व गारत के वाक़यात भी पेश आते हैं। न्यूयॉर्क का नाम इस फहरिस्त में शामिल नहीं, लेकिन वहाँ हर 1000 अफराद को पुरतशद्दुद जराइम के 3.5 बड़े वाक़यात का सामना करना पड़ सकता है। मंतकी तौर पर बात की जाए तो कोई भी शहर मुकम्मल तौर पर महफूज या गैर महफूज नहीं होता। कुछ इलाकों में जराइम की शरह ज़्यादा होती है और कुछ में कम। चलिए हमें ये बताइए कि आप पाकिस्तान के किस शहर में रहते हैं और ख़ुद को कितना महफूज समझते हैं। फ़ायज़ा हमें अमेरिका के शहरों के बारे में बता रही थीं। भारत के कैपिटल की बात करते हैं, जहां नौजवान नस्ल बाकी दुनिया की तरह जिद्दत की तलाश में है, हर चीज़ को एक नए ढंग से देखना चाहती है। आज जुबैर डार मिलवा रहे हैं एक ऐसे भारतीय आर्टिस्ट से जो अमेरिका में अपना इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़कर नई दिल्ली की गलियों में फ़न के नमूने तख्लीक कर रहे हैं।
انہوں نے کوڑے کے ڈبوں سے لے کر دیواروں، پلوں اور دیگر جگہوں پر آرٹ کے منفرد تجربے کیے ہیں۔ نئی دلی سے زبیر ڈار کی رپورٹ۔ خوبصورت نقش و نگار سے سجی ان در و دیوار کو دیکھ کر یہ کہنا مشکل ہے یہ جگہ کبھی جار جنکار سے پر تھی، ایسی جگہ جہاں کوئی بھی رکنا پسند نہ کرتا تھا۔ سب کو اچھا لگ رہا ہے اور پہلے اتنا کلین نہیں تھا، سب کلین رہنے لگا ہے، بہت اچھا رہنے لگا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ یہی نہیں، بھارتی دارالحکومت دلی کے کئی مقامات کی شکل و صورت گزشتہ کچھ عرصے میں آرٹ کے نمونوں کی مدد سے بدل دی گئی ہے، اور اس کے پیچھے ہے دلی اسٹریٹ آرٹ۔ دلی اسٹریٹ آرٹ نوجوان فنکاروں کے بنائے گئے پبلک آرٹ کو فروغ دینے کی ایک کوشش ہے۔ اس پروجیکٹ کی شروعات 2013 میں امریکہ سے واپس لوٹنے والے ایک انٹرپرینر یوگیش سینی نے کی تھی، جو اس شہر کے لیے کچھ خاص کرنا چاہتے تھے جہاں وہ پلے بڑے ہیں۔ جب میں انڈیا واپس آیا تھا قریب 2012-13 میں، تو ایکچولی بہت بڑا کوئی ایسا مائنڈ میں آئیڈیا نہیں تھا کہ میں بہت بڑا چینج لے کے آؤں گا، کچھ بدلاؤ لے کے آؤں گا، لیکن یہ ضرور تھا کہ کچھ الگ کرنا ہے، کچھ ہٹ کے کرنا ہے، اور ایسی چیز کرنی جس میں مجھے بھی انٹرسٹ ہو۔ میرا آرٹ میں پیشن شروع سے تھا۔ اس پروجیکٹ سے ایک اور اہم مقصد بھی حاصل کیا گیا، وہ ہے مقامی فنکاروں کو اپنا آرٹ پبلک کے سامنے پیش کرنے کا موقع دینا۔ جو چیز کو ہم آلموسٹ اگنور کر دیتے ہیں، پر جب اس کے اوپر جب آرٹ ورک ہو جاتا ہے پبلک اسپیس میں، تو سڈنلی اٹ کیچز دی آئی، وہ اٹینشن کیچ کرتا ہے، اینڈ اٹ از سم تھنگ وچ پیپل وانٹ ٹو دین کیپچر۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر کے ہر فرد کو اس دیوار کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہی ہے جس کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب غیر ملکی آتے ہیں وہ سب سے پہلے ان دیواروں کو ہی دیکھتے ہیں۔ یہ دیوار جمہوریت کی دیوار ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا قدم ہے۔ یہ جاذب نظر اسکول کبھی خاصی خستہ حالت میں ہوا کرتا تھا، لیکن یوگیش اور ان کے پروجیکٹ نے اس کی حالت بدل دی۔ یہ ایک تاریخی عمارت ہے۔ یہ اسکول بہت اچھی حالت میں نہیں تھا، اصل میں اس پر بہت لاگت آتی ٹھیک کرنے میں۔ گزشتہ 4 سال سے وہ میرے ساتھ کام کرتا ہے اور اس نے میرے اسکول کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا، اور ہر طالب علم پرانے وقت 1943 بیچ کے طلباء یہاں تھے جنہوں نے حال ہی میں اسکول کا دورہ کیا اور وہ عمارت میں تبدیلی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے یوگیش سینی نے اسکول کی ایک دیوار پر عورتوں کے حقوق اور عزت نفس کے متعلق ایک پینٹنگ بنائی، جو صرف 15 منٹ کے قلیل عرصے میں تیار ہوئی۔ جلدی میں ایک ریپرزنٹیشن بنایا ہے about women who are independent۔ میں نے اس آرٹ میں ان خواتین کو دکھایا ہے جو خود مختار ہیں، جو پر اعتماد ہیں، اور جو اپنی زندگی، اپنی تقدیر اور اپنے مستقبل کے کنٹرول میں ہیں۔ Destiny and their future۔ یوگیش سینی نے نئی دلی میونسپل کارپوریشن کے ساتھ اشتراک کرتے ہوئے دلی اسٹریٹ آرٹ کا اہتمام کیا، جہاں فنکار شہر کی دیواروں، پبلک پارک کے کوڑے دانوں اور کئی اور جگہوں کو پینٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ دلی اسٹریٹ آرٹ نے کئی دوسرے شہروں کو بھی اپنے فن پاروں سے آراستہ کیا ہے۔ ان پروجیکٹس میں وہ وہاں کے مقامی فنکاروں کی مدد لیتے ہیں۔ دلی اسٹریٹ آرٹ کے ذریعے کئی ایسے فنکاروں کو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے اور پیسہ کمانے کا موقع مل جاتا ہے، جنہیں اکثر وہ شناخت نہیں مل پاتی جس کے وہ اہل ہیں۔ زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، دلی۔ امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی انسانیت کے لیے عبدالستار ایدھی کی خدمات نے انہیں ہر دل میں جگہ دی ہے، اور انہوں نے اپنے بہت سارے انٹرویوز میں کہا کہ انسانی بہبود کے لیے گزاری زندگی میں ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی بھی ہر قدم پر ان کے ساتھ رہیں۔ بلقیس ایدھی کی رمضان کے حوالے سے ان کی یادیں جاننے کے لیے VOA نے ان سے بات کی۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلا روزہ 7 سال کی عمر میں رکھا تو ان کی والدہ نے انہیں باداموں میں تولا اور پھر وہ بادام تقسیم کر دیے۔ آئیے دیکھتے ہیں بلقیس ایدھی کی رمضان کی یادیں۔
रमज़ान बरकतों का महीना है, तो खुद ख्याल आते हैं, लोग अपना दस्तरखान सजा लेते हैं, रोज़ेदारों की इफ्तार कराते हैं। मैंने एक रोज़ा 7 साल की उम्र में रखा था, तो मुझे कायद आजम के मज़ार पे ले गए थे। एक कायद आजम का ही मज़ार था शायद उस वक़्त। तो उस वक़्त है ना, हमने गोश्त और सालन और चावल और ये पका लिए थे, मेहमानों को कुछ बुलाया था, और खजूर थी और फ्रूट था थोड़ा। हमारी माँ ने हमको रोज़ा रखवाया और ना बादामों में तोला था। मेरे वालिद साहब ने मन्नत मानी थी कि मेरी बेटी चलने को लगेगी तो मैं इसको बादामों में तोलूँगा। तो मेरी माँ मुझे चक्की पे ले गई थी और चक्की पे बिठा के मेरा वज़न कराया था, फिर बादामें लेने गई थी। और बड़ी बड़ी स्टील नहीं आया था जब, उस ताम चीनी की प्लेटें थी, तो वो फूल वाली प्लेटें, और मेरी माँ ने बादामें सबको बांटी थी। और मेरे रोज़े से 1200 रुपये जमा हुए थे उस ज़माने में। हमारी कोई फरमाइश नहीं थी, हमारे को खाने पीने का इतना शौक़ नहीं था, हम लोग नहीं इतना खाना पीना का बनाते थे। खजूर पानी होता था, है ना, और कोई एक आध फ्रूट हो तो ज़्यादातर तो पकोड़े पकते थे हमारे घरों में। अभी पहले उस ज़माने में ऐसा कोई नहीं था, रोल बनाओ नहीं, रोल समोसे ये वो नहीं। इनको तो बुखार भी हो तो रोज़ा नहीं छोड़ते थे। मैं अपनी ज़िंदगी में इनको कभी रोज़ा छोड़ते हुए नहीं देखा। और है ना, रोज़ा रखते थे और पकोड़ा और खजूर वो खा लेते थे। और इनको कोई फरमाइश शौक़ नहीं, बस रोटी दे दो, सालन दे दो। मुझे मेरी माँ पकाने नहीं देती थी, रोटियां पकाना सिखाती थी। हाँ, और मेरे मियाँ, मेरी शादी हुई तो हम छत पे रहते थे ना। हम, इनका ऐदी साहब का कोई घर नहीं था, छत पे एक कमरा खाली था, तो हम उसमें रहते थे। तो मुझे कहते हैं, बिल्किस आपको कोई मीठी चीज़ बनाना आती है? तो मैंने कहा कि हाँ आती है। नहीं आती थी, मैंने हाँ बोल दिया। फिर मुझे पता था कि अंडे की पुडिंग आराम से बन जाती है। तो अंडे मंगाए 6, दूध मंगाया आधा किलो, पतीला पानी का चूल्हे पे रख दिया, और है ना चीनी और इलायची और ये मिला के, रंग मिला के, फिर मैंने जैसे ही मैंने पतीले में प्लेट रखना चाहिए ना, वो अंदर जाके डूब गई, तो ख़राब हो गया, चला गया पानी में। फिर मैंने सोचा ये गलत हुआ है, मेरे को पहले पतीले का नाप करना चाहिए, फिर प्लेट ऊपर रखनी चाहिए। फिर मैंने उस नाप से बनाया, तो फिर बन गई थी। दूसरों का ख्याल करो बस। मेरा अब्दुल सत्तार तो यही कहता था, आप पहले इनको खिलाओ फिर खाओ। कोई भी आता था तो कभी नाराज़ करके नहीं भेजते थे। रमज़ान पूरा 12 महीने हमारे घर में रमज़ान होता था। इतनी रौनक होती थी हमारे घर में। एक रोशनी चली गई है, बस अल्लाह ने हमसे ले ली। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुने और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।